एवं नमस्कार। सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और प्रतिदिन सायं 8 बजे हम आपके लिए 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर आते हैं और इसी में ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे देखिए कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है कि वे पहला कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग यानी जांच करते हैं। दूसरा विकासात्मक कारकों के कारण ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे। तीसरा विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करे। चौथा इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिनका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। और पहले का सही है दूसरा, क्योंकि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार जो है युक्तियों का अनुकूलन करे, किसमें शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में। यह बात की गई है क्योंकि अनुदेशन युक्ति द्वारा बच्चों को पढ़ाना पाठ को प्रभावी बना सकता है। एनसीएफ जो है उसके अनुसार शिक्षक द्वारा शिक्षण को सरल बनाने का कार्य करना चाहिए। अनुदेशन माध्यम से पढ़ाना कक्षा में बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक पहला उन्हें शिक्षा की सामाजिक उद्देश्य की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए। दूसरा उन्हें यह पता न हो कि तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। तीसरा वे सीखने के लिए तैयार न हो। चौथा दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। और बिल्कुल सही जवाब है वे सीखने के लिए तैयार न हो जब तक उन्हें शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते। क्वेश्चन नंबर तीसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्राकृतिक, पोषण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। और सही जवाब है दूसरा पोषण पर, क्योंकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर बल देता है। इसमें बच्चों द्वारा दूसरे बच्चे एवं बड़े के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। अभिभावक द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें भ्रमित होने से बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वह किस पर बल देता है? तो पहला यहाँ पे दिया है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, दूसरा लिंगी व प्रसुप्ति स्तर, तीसरा उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर, चौथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन और 4 का तीसरा है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन से, बीएफ स्किनर, यूकी ब्रोनफ्रेंडर, वाइगोत्स्की। और 5 का सही जवाब है यूकी ब्रोनफ्रेंडर। छठवां क्वेश्चन कि एक शिक्षक एक कक्षा के कार्यों को एकत्र करके उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ को समायोजित करता है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? पहला अधिगम का आकलन, दूसरा अधिगम के रूप में मूल्यांकन, तीसरा अधिगम के लिए मूल्यांकन, चौथा अधिगम के समय आकलन। और 6 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा अधिगम के लिए मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों में अधिगम की निसहायता का कारण है उनकी पहला वे सफल नहीं हो सकते इस व्यवहार को अर्जित करना, दूसरा कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर रवैया, तीसरा अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ सामंजस्य न बना पाना, चौथा अध्ययन को गंभीरता से नहीं लेने का नैतिक निर्णय। तो इसमें 7 का सही जवाब हो जाएगा वे सफल नहीं हो सकते इस व्यवहार को अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे कि हम सब हमारी बुद्धिमत्ता, प्रेरणा, रुचि आदि के मामले में अलग है, यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांत से, अनुवांशिकता से, वातावरण से, व्यक्तिगत भिन्नता से। और 8 का सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता से, क्योंकि बुद्धि, प्रेरणा, रुचि के मामले में हम सब अलग होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इस प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं तथा परस्पर सहायता भी करते हैं। दूसरा, बच्चे जल्दी से अपना काम करने में सक्षम होते हैं। तीसरा, यह शिक्षक के काम को कम करने में मदद करता है। चौथा, यह कुछ बच्चों को छोटे छोटे समूहों में दूसरे पर हावी होने की अनुमति देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, इस प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं तथा परस्पर सहायता भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित शिक्षण विधियों द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते रहते हैं। दूसरा, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वे शारीरिक और मौखिक दंड का प्रयोग करते हैं। तीसरा, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। चौथा, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। और 11 का सही जवाब हो जाएगा चौथा कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता क्या शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षणार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा? शिक्षणार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा। शिक्षणार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने से शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक बच्चे जो हैं इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह आवश्यक रूप से दर्शाता है पहला, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। दूसरा, प्रकृति और पोषण पर बहस। तीसरा, बहुकारक रूप से विकास पर चर्चा। चौथा, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 14, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, संवेदी गतिक अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। और क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब हो जाएगा पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है क्योंकि औपचारिक प्रक्रिया के चरण में बच्चे काल्पनिक चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं और वे मानसिक रूप से जल्दी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। यह चरण 11 साल और उसके बाद से शुरू होता है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 15, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। दूसरा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। तीसरा, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। चौथा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। यदि इसमें हम बात करें तो उद्देश्य जो है इसका मुख्य उद्देश्य बोलचाल के पूर्व स्तर पर महत्वपूर्ण होता है इसका, जहां पर बच्चे को लाभ के लिए कुछ सिखाया जाता है। योग्य बालक होना उन्मुखीकरण का एवं पारंपरिक स्तर है जहां बच्चे को दूसरे के समान करने के लिए बातें सिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। यहाँ पे है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है। रंगमंच का कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा?
पहला, छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए जो उसके लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। दूसरा, छात्र को अपने थिएटर कलाकार साथियों के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण और सहयोगी संबंधों का विकास करना चाहिए। तीसरा, छात्र को उन नाटकीय कौशलों से अधिक समय देना चाहिए जिसे करके वह सबसे अधिक सुख पाता हो। चौथा, छात्र को दुनिया के सबसे अच्छे थिएटर कलाकारों के प्रदर्शन के बारे में पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, कि छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए जो उसके लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करे, क्योंकि इसकी मंशा जो है बालक की कि उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, तो इसे छात्रवृत्ति मिलेगी तो यह वह कार्य कर सकता है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इसको हमने समझाया भी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे कि हवा और भोजन की गुणवत्ता को बालक ग्रहण करता है, खालिस्तान कारकों के अंतर्गत आता है। पहला, अभिभावक का वातावरण, भौतिक वातावरण, सीखने का वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। और 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भौतिक वातावरण में हवा और पानी की बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं? पहला, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम पर चलने की सीख देकर, तीसरा, नैतिक मुद्दों का पर विचार विमर्श में शामिल करके, चौथा, कैसा व्यवहार करना है उस पर सख्त निर्देश देकर। और 18 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, कि नैतिक मुद्दे पर विचार विमर्श में शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 19, एक कक्षा में लिंग संबंधी भेदभाव। पहला, छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, छात्रों के प्रयोगों को में या प्रदर्शन करने में कमी ला सकता है। तीसरा, पुरुष छात्रों के प्रदर्शन या प्रयासों में बढ़ोतरी कर सकता है। चौथा, महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जा सकता है। 19 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, कि छात्रों के प्रयासों में या प्रदर्शन करने में कमी ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से क्या पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित अधिगम को एकीकृत करने का काम नहीं है? सहपाठी संचार को बढ़ावा देना, छात्र शिक्षक संबंध को बनाना, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देना, विघटनकारी व्यवहार को बढ़ावा देना। और 20 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, विघटनकारी व्यवहार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुच्छेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद प्रभावी हुआ है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 20। और सही जवाब है हमारा अनुच्छेद 46। और बात करें हम तो इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शिक्षा और आर्थिक हितों का संवर्धन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अधिकार की अधिसूचना के बाद प्रभावी हुआ है। यह क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22 में कि सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन धारणाओं अवधारणाओं की समझ बढ़ाने का कार्य करता है? पहला, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण। दूसरा, विशिष्ट विवरण पर ध्यान केंद्रित करके। तीसरा, अध्ययन के लिए शैक्षिक सामग्री को प्राथमिकता देकर। चौथा, तार्किक जानकारी व्यवस्थित करने की क्षमता में वृद्धि करके। और सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, क्योंकि तार्किक जानकारी व्यवस्थित करने की क्षमता में वृद्धि करके सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन धारणाओं की समझ बढ़ाने का कार्य करेगा? तो यहाँ पर तार्किक जानकारी व्यवस्थित करने की क्षमता में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान एक बच्चे के भविष्य के सभी समाजीकरण के लिए एक आधार बनता है। और 23 का सही जवाब जो हो जाएगा कि प्राथमिक समाजीकरण करके, माध्यमिक समाजीकरण करके, अग्रिम समाजीकरण और पुनः समाजीकरण। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा पहला, प्राथमिक समाजीकरण करके। क्वेश्चन नंबर 24, बहुमुखी प्रतिभा का सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता का मापन संभव नहीं है। दूसरा, सभी साध बुद्धियों को समान महत्व नहीं दिया गया है। तीसरा, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है।
चौथा, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 24 के जो 4 ऑप्शन है इनमें से सही जवाब होगा आपका पहला कि जो बहुमुखी प्रतिभा का जो सिद्धांत है उसको वैध नहीं माना जा सकता है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता का मापन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे कि एक शिक्षक एक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्नों की विशिष्ट उद्देश्य का परीक्षण है या नहीं। जो प्रश्न दिए गए उनका विशिष्ट उद्देश्य है या नहीं है यह वह जांच करता है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के खाली स्थान के विषय में चित्रित है। यह क्वेश्चन पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। तो पहला इसमें ऑप्शन विषय वस्तु के शामिल, दूसरा प्रश्नों के प्रकार, तीसरा विश्वसनीयता और चौथा वैधता। 25 का सही जवाब है वैधता की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्न में से किस माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा सकता है। पहला, उन्हें नैतिक कहानी सुनाकर, उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना तारीफ कर, उनको दी गई जिम्मेदारी का आकलन कर, चौथा, उन्हें यह बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अच्छे अंक ही महत्वपूर्ण होते हैं। और 26 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना तारीफ कर। क्वेश्चन नंबर 27, गतिक कौशल में अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फ्रेजिया। अब दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला डिस्प्रैक्सिया। यह एक प्रकार का विकार है और जिसमें एक बच्चे को विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक कार्य हैं जैसे कूदने और खेलने में कठिनाई होती। इस प्रकार के विकार को हम पेशी संचालन सीखने वाली कठिनाई के रूप में हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की हम यहाँ बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। पहला, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। दूसरा, समस्या मौलिक है। तीसरा, सामान्यता सही जवाब प्राप्त करने के लिए एक उपागम है। चौथा, यह समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित है। और 28 का सही जवाब हो जाएगा पहला कि समस्या कथन और संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि अधिगम अक्षमता एक नंबर एक स्थिर अवस्था है, दूसरा एक परिवर्तित अवस्था है। तीसरा ऑप्शन है इसका जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। चौथा, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। और 29 का सही जवाब हो जाएगा हमारा अधिगम अक्षमता जो है एक परिवर्तित अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है। याद रखना यहाँ पे नई वाले क्वेश्चन है। पहला, वह बच्चा जो एक अमूर्त ढंग से सोचता है। वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है। वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है। चौथा, वह बच्चा अपने धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता है। 30 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है। वह बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इस प्रश्नावली में इतना ही। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए प्रतिदिन रात 8 बजे यह वीडियो आता है, तो आप देखें, इसे शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों तक यह वीडियो पहुंचाएं।